थकान महसूस करते समय एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल अक्सर करते होंगे, लेकिन क्या ये ड्रिंक हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? कहीं ये गंभीर बीमारी देने वाले तो नहीं साबित हो रहे? ये रिपोर्ट देखिए। एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बाजार में कई प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। बच्चे भी इन्हें पीने के लिए काफी उत्साहित रहते हैं, लेकिन कहीं ये एनर्जी ड्रिंक आपके और आपके बच्चों के लिए हानिकारक तो नहीं है? कहीं ये गंभीर बीमारी तो नहीं देंगे? एक स्टडी बताती है कि बच्चे भी जो है वो धीरे धीरे डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी अब एनर्जी ड्रिंक्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है इससे हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी ड्रिंक्स में ऑटिज्म होता है जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में ऐसी चीज़ों को बढ़ा सकता है, यानी बीपी होना, माइग्रेन होना, सर में दर्द होना, इंडाइजेशन जैसी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। किसी भी तरह की जो एनर्जी ड्रिंक, पैकेज्ड फूड जैसे पैकेज ड्रिंक हम मार्केट के अंदर देखते हैं, उनके अंदर कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। और कैफीन अगर ज्यादा हम पीते हैं, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट के जरिए हम लोगों को पता नहीं चलता, पर हम ओवर कंजम्पशन कर जाते हैं उसकी, तो जिसकी वजह से हमारा बीपी काफी फ्लक्चुएट होता है। ब्लड प्रेशर, जिनको पहले से बॉर्डर लाइन है, उन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा ये हमारी नींद को भी काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। जब भी हम थकान महसूस करते हैं तो कोई एनर्जी ड्रिंक लेना पसंद करते हैं, जिसे पीते ही हमें लगता है कि थकान कम हो रही है। युवाओं में भी सोडा एनर्जी ड्रिंक का चलन बढ़ता चला जा रहा है। एनर्जी ड्रिंक के नाम पर ढेरों विज्ञापन आते हैं, लेकिन कहीं ये एनर्जी देने के नाम पर नुकसान तो नहीं कर रही हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इस तरह के एनर्जी ड्रिंक्स काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं। हमारे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनके साथ ये इंटरफेयर करते हैं। इसके अलावा किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है तो वो काफी ज्यादा ट्रिगर हो जाती है, या फिर हेडेक्स जिनको रहते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं ये बॉडी को डिहाइड्रेट भी करते हैं। कई बार हम लोगों को लगता है प्यास लगी है और हम किसी भी तरह का एनर्जी ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उससे बॉडी और ज्यादा डिहाइड्रेट होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनमें कैलोरी काफी ज्यादा होती है, जिससे हमारे शरीर का वजन भी बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। कई बच्चे मोटापे के भी शिकार होते हैं। हमारे पास रिकमेंडेशन है कि हम दिन में एक बारी से ज्यादा नहीं लेंगे। ये मेजरली उन लोगों के लिए होता है जिनको एथलीट्स होते हैं, इनको इंस्टेंट रिकवरी चाहिए हो ड्यूरिंग देयर प्लेइंग आवर्स। बाकी लोग भी इसको अपनी अपनी अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं, बट इन लिमिटेशन। अगर हमने इसकी ज्यादा इनटेक कर लिया, ज्यादा सेवन करने से इसके हमारे को दिल पे हमारा जोर बहुत ज्यादा आता है, बिकॉज हमारी पंपिंग बहुत जल्दी बढ़ती है। दैट मीन्स योर हार्ट हैज टू वर्क ट्वाइस मोर हार्डर। कई रिसर्च से पता चला है कि 56 देशों में 23 करोड़ से ज्यादा बच्चे और किशोर, जो कि दुनिया में आबादी का 10% हैं, हर हफ्ते 7 या उससे ज्यादा की ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। बच्चों को आगे चलकर गंभीर बीमारी भी दे सकती हैं ये ड्रिंक्स। एक्सपर्ट्स इन एनर्जी ड्रिंक को शरीर के लिए मीठा जहर मान रहे हैं। वहीं एनर्जी ड्रिंक के बदले फल खाने की सलाह दी गई है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी आज महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने बोटिंग का लुत्फ उठाया। न्यूज़ 18 से बातचीत में सुनील शेट्टी ने कहा कि महाकुंभ का अनुभव बहुत अच्छा है और लोगों में श्रद्धा भाव देखकर बहुत सुकून मिलता है। फिल्म स्टार सुनील शेट्टी इस वक्त पहुंचे हैं संगम पर। सुनील यहाँ पहुंचे हैं, कैसा अनुभव? बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। वो श्रद्धा देखकर ऐसे लगता है कि इसी देश में सब कुछ इसी देश में ही है। सब कुछ जो दुनिया ढूंढ रही है वो सब सुख, चैन, शांति, अमन सब कुछ इसी देश में है। तो बहुत ही बढ़िया। महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा को फिल्म का ऑफर मिलने के बाद अब उसे दूसरे प्रोजेक्ट मिलने की भी खबर आ रही है। उन पर पैसों की बारिश हो रही है। वहीं वो एक्टिंग सीखने के लिए मुंबई पहुंच गई। महाकुंभ ने मोनालिसा की किस्मत को बदल कर रख दिया। खुद मोनालिसा ने ये नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आ जाएगा। वायरल गर्ल मोनालिसा सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाई हुई हैं।
महाकुंभ में उनकी नीली आंखों ने सबका ध्यान खींचा और वो रातों रात सोशल मीडिया की सनसनी बन गई। इसके बाद उन्हें फिल्म का ऑफर भी मिल गया, जहां दावा है कि उसे फिल्म के लिए 21 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मोनालिसा को अब एक और नया प्रोजेक्ट मिलने की खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि एक बड़े ज्वेलरी ब्रांड ने उन्हें अप्रोच किया है। इस डील के तहत मोनालिसा को जल्दी ही केरल जाना होगा। इसके लिए मोनालिसा को 15 लाख रुपए मिलने का दावा भी किया गया है, यानी मोनालिसा के दिन बहुरे हैं। मोनालिसा माला बेचने के लिए महाकुंभ गई थी, लेकिन उनकी माला से ज्यादा उनकी नीली आंखों के बारे में चर्चा होने लगी, जिसके बाद वो घर भी लौट आई। लेकिन उसे भी शायद यकीन नहीं होगा कि उसकी प्रसिद्धि उसे फिल्मों में काम दिला देगी। अब बात और आगे बढ़ गई है, कई ब्रांड उसे अपने साथ जोड़ रहे हैं। मोनालिसा बेहद साधारण परिवार से आती है, उसकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मोनालिसा ने हीरोइन बनने का सपना देखा था, सोशल मीडिया ने तो उसे पॉपुलर कर दिया। अब मोनालिसा एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। पहली फिल्म से पहले मोनालिसा को कई चीजों पर काम करना है, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर एक्टिंग की क्लास तक शामिल है। वहीं इस बीच मोनालिसा ने इस बात की जानकारी दी है कि वो एक्टिंग सीखने के लिए मुंबई चली गई हैं। इसके लिए उसने अपने फैन से समर्थन की अपील भी की है। खुद मोनालिसा फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर कर चुकी थी। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को डायरी ऑफ मणिपुर में कास्ट किया है। फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों में नॉर्थ ईस्ट में शुरू होगी और इसी साल अक्टूबर तक फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। सोशल मीडिया पर मोनालिसा के बारे में खूब चर्चा है। इतनी ही नहीं, उसके ग्लैमरस लुक वाले कई डीप फेक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं। मोनालिसा का पिछले दिनों सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था। अब मोनालिसा के पास फिल्म भी है। वो फिल्मों में क्या कमाल कर पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एरो इंडिया 2025 का आज तीसरा दिन है। 14 फरवरी तक चलने वाली इस एयर एक्सरसाइज के दौरान दुनिया भर के कई देश अपनी वायु शक्ति की नुमाइश कर रहे हैं। खास बात यह है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम की झलक इस एयर शो के दौरान साफ दिखाई दे रही है। आसमान में वायु शक्ति की नुमाइश, एरो इंडिया में स्वदेशी तकनीक की गूंज, आतंक के खिलाफ सबसे एडवांस वॉर मशीन, बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस पर इस वक्त दुनिया भर के ऐसे लड़ाकू विमान मौजूद हैं जिनकी ताकत का कोई सानी नहीं। एक से बढ़कर एक फाइटर जेट जिनके करतब देखकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाए। इस एयर शो के दौरान 90 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें रूस का Su-57, अमेरिका का F-35, भारत का तेजस मार्क 1A, सुखोई Su-30 MKI और सूर्य किरण एरोबैटिक जैसे विमान अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बना के दुनिया के उन तमाम देशों में भारत ने अपने आप को शुमार कर लिया जिनके पास ये तकनीक थी, लेकिन अब भारत के पास स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब जब स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उसके ऊपर से उड़ान भरने वाला एयरक्राफ्ट भी स्वदेशी होना चाहिए और उसके लिए तैयारी इस वक्त चल रही है।
तो टेड BF जो है वो एक्चुअली पूरी तरह से स्वदेशी प्लेन है, क्योंकि इसमें हम लोग जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो पूरे देश की रहेंगी। जो डिजाइन किया है वो भी हमने पूरी तरह से इंडिजिनियसली डिजाइन किया है। अभी हम इस फेज में है जिसको प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू कहा जाता है, जिसमें एयरक्राफ्ट का बेसिक आर्किटेक्चर और बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप होकर तैयार होता है। एरो इंडिया 2025 के दौरान लगातार सैन्य तकनीक के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस दौरान एक ऐसे घातक हथियार का भी प्रदर्शन किया गया जो घर में छिपे आतंकियों लैंड माइन को ढूंढ निकालेगा, यानी एक्सप्लोडर ROV आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कारगर वेपन साबित होगा। जम्मू कश्मीर में जब भारतीय सेना की तैनाती किसी ऑपरेशन में की जाती है तो उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो जो घर में आतंकी छुपा होता है, पता नहीं होता कहाँ होगा क्या है, तो उसके लिए कई ऐसी चीजें तैयार की गई। इसमें ये एक एक्सप्लोडर है, यानी कि ये पूरी तरीके से ये उन सब इलाकों में जा सकता है, उन सब घरों के कोने कोने तक जा सकता है, और ये इसमें कैमरा लगा हुआ है जिसके जरिए जो कंट्रोल इसको कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि सामने कौन है कौन नहीं है, किस तरीके का ऑपरेशन इसको अंजाम देना है। खास बात एक और ये भी है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सेना ने कोई तकनीक ईजाद की और जो प्राइवेट कंपनी है उनको TOT किया, यानी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इस इनोवेशन का नाम एक्सप्लोरर है। ये रूम इंटरवेंशन कैमेकासे आईडी डिस्पोजल ROV है। आपने सही बताया, हमारा जितना भी CICT ऑपरेशन चल रहा है, हमको दो तरह के चैलेंजेस आ जाता है। पहले रूम इंटरवेंशन करते हुए और हाइडआउट बस्टिंग करते समय हमको काफी कैजुअलिटीज होने का चांसेस है, और IEDs आजकल रिमोट कंट्रोल IEDs का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है। सो रिमोट ह्यूमन इंटरवेंशन कैसे हम कम कर सकते हैं ऐसा ऑपरेशंस में फॉर रिस्क इंटेंसिव टास्क के लिए। सो दैट वाज द मेन एम ये इनोवेशन शुरू करने का। जाहिर है आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना अभूतपूर्व शक्ति सामर्थ्य से लैस होने वाली है। डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सरकार की गाइडलाइंस और पुलिस की तत्परता से जागरूकता बढ़ी है, लेकिन फिर भी आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। नोएडा से डिजिटल अरेस्ट का नया केस सामने आया। यहां एक परिवार को शिकार बनाया गया। अगर वो खुद को पुलिस अधिकारी बताए तो सावधान हो जाइए। अगर वो खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताए तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। वो आपको झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कहेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। नोएडा के सेक्टर 19 में साइबर ठगों ने LIC के रिटायर्ड अधिकारी के परिवार को टारगेट किया। बेहद ही शातिराना तरीके से पूरे परिवार को अपने झांसे में लिया और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया। जब तक वो कुछ कर पाते तब तक वो करोड़ों की रकम ठगों को ट्रांसफर कर चुके थे। एक परिवार को 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। इस वक्त हम साइबर क्राइम थाने में मौजूद हैं। आपको बता दें, पीड़ित परिवार को जब तक अंदेशा होता तब तक देरी हो चुकी थी और अब शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल में 5 दिनों तक LIC के सेवानिवृत्त प्रबंधक को परिवार समेत डिजिटल अरेस्ट रखा गया। PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फंसाने की बात कही गई। ठगों ने कॉल करके बताया कि ट्राई से बोल रहे हैं, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साइबर ठगों ने परिवार से बाहरी लोगों से मिलने और कॉल करने से साफ मना करवाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, नकली मुंबई क्राइम ब्रांच तक को फोन किया गया। मुंबई में पुलिस बनकर एक शख्स की उनके पास कॉल भी आई जो खुद को IPS अधिकारी बता रहा था। परिवार को बार बार गिरफ्तारी का डर दिखाया गया। आरोपियों ने पीड़ित को बताया कि उनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर 24 केस दर्ज हैं। इतना ही नहीं, CBI में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। कॉल कनेक्ट कर दी मुंबई के साइबर क्राइम में, लिहाजा वहां पर बातचीत के दौरान बताया गया कि उनका नाम एक व्यक्ति के साथ जुड़ रहा है जिसकी जांच PMLA में हो रही है। उसका नाम नरेश गोयल है। लिहाजा जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिस भी बैंक अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, जिस फ़ोन का इस्तेमाल किया गया, उसमें LIC के जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त प्रबंधक हैं उनका नाम है, उनके ID से ये सिम लिया गया है। इसके बाद अपराधियों ने पूरे परिवार को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा।
5 दिनों तक अकाउंट डिटेल दी गई, पैसे ट्रांसफर कराए गए। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने एफडी तुड़वाकर ठगों के बताए गए अकाउंट में 1 करोड़ 10 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। बाद में जब परिवार को अंदेशा हो गया कि उनके साथ ठगी हुई है, इसके बाद पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत की। जैसे जैसे डिजिटल का चलन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डिजिटल क्राइम की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। साइबर क्राइम पुलिस अब मनी ट्रेल खंगाल रही है, साथ ही ये भी देखने की कोशिश कर रही है कि किन किन अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा किन मोबाइल नंबर से बातचीत की गई है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जल्दी कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं प्रतापगढ़ में साइबर अपराधियों ने एक शख्स को टारगेट बनाया। वो उनके चंगुल में ऐसे फंसे कि उससे बाहर कभी नहीं निकल पाए। 30 जनवरी को उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और इसके पीछे की वजह साइबर फ्रॉडों की प्रताड़ना बनी। पुलिस इसे डिजिटल मर्डर मान रही है। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया। कल दोपहर 12 बजे उन्हें जल समाधि दी जाएगी। दशकों से रामलला की सेवा में लीन राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। ब्रेन हैमरेज के बाद उन्हें लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया गया था। 3 फरवरी से वो अस्पताल में भर्ती थे। 85 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से अयोध्या के मठ मंदिरों में शोक की लहर है। लखनऊ पीजीआई से उनका पार्थिव शरीर अयोध्या लाया गया। श्रद्धांजलि देने वालों का दौर शुरू हो चुका है। कल दोपहर 12 बजे आचार्य सत्येंद्र दास को जल समाधि दी जाएगी और इसके साथ ही कल कई प्रमुख चेहरे अयोध्या में मौजूद होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और अयोध्या के सभी प्रमुख मठ मंदिरों के महंत भी अंतिम दर्शन के लिए लगातार प्रयागराज से अयोध्या पहुंच रहे हैं। एक दिन पहले फिर अटैक आया, अटैक आने के बाद तब और उसमें फिर वही समस्या पूरी की पूरी हो गई। ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक दोनों हुआ और तब उसके बाद वहाँ के डॉक्टर के पैनलों डॉक्टर जो लोग थे वहाँ पूरा इलाज कर रहे थे, लेकिन आज सुबह 6 बजे जो है फिर अचानक तबीयत बिगड़ी और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा है, उनके देहावसान से अत्यंत दुख हुआ है। धार्मिक अनुष्ठानों और शास्त्रों के ज्ञाता रहे महंत जी का पूरा जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित रहा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, आचार्य सत्येंद्र दास जी का निधन संत समाज और श्रद्धालुओं के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि परम राम भक्त श्री राम जन्मभूमि मंदिर श्री अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र कुमार दास जी महाराज का निधन अत्यंत दुखद और आध्यात्मिक जगत की अपूरणीय क्षति है। विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी ने लिखा, अत्यंत दुखद और संपूर्ण संत समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ब्रेन हैमरेज के बाद गंभीर हालत में लखनऊ पीजीआई के न्यूरोलॉजी वार्ड के एचडीयू में उन्हें भर्ती कराया गया था। उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।